क्या एक ऐसी प्राचीन योगिक तकनीक की कल्पना की जा सकती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमरता का दरवाजा खोल सकती है? एक ऐसी प्रैक्टिस जो भूख प्यास पर काबू पाने और चेतना के ऐसे स्तरों को छूने का वादा करती है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमय तकनीक की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर सभी मुद्राओं का राजा कहा जाता है, खेचरी मुद्रा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हजारों साल पुराने योग ग्रंथों से लेकर आज के दौर के ऑनलाइन फोरम और हाँ, वैज्ञानिक जिज्ञासा तक फैले हुए हैं। तो आज का मिशन ये समझना है कि ये आखिर है क्या, इसके पीछे के जो अविश्वसनीय दावे हैं वो कितने सच हैं और क्या आज के जमाने में भी कोई इसे कर रहा है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और ये रहस्य वाकई बहुत गहरा है, क्योंकि खेचरी मुद्रा सिर्फ जीभ को घुमाने का कोई करतब नहीं है। ये हठयोग और तंत्र की एक बहुत ही एडवांस्ड प्रैक्टिस है। स्रोत बताते हैं कि इसका सीधा कनेक्शन हमारे अंदर की जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, और चेतना की सबसे ऊंची अवस्थाओं से है। आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि जीभ की छोटी सी हरकत कैसे शरीर और दिमाग पर इतने बड़े और सच कहूं तो हैरान करने वाले असर डाल सकती है। बिल्कुल, ये शरीर विज्ञान और अध्यात्म के संगम जैसा लगता है। अच्छा, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये खेचरी नाम, इसका मतलब क्या है? सुनने में ही बड़ा अजीब सा है। हाँ, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। खे, जिसका मतलब है आकाश या खाली जगह, और चरी, जिसका मतलब है घूमना या विचरण करना। तो खेचरी का शाब्दिक अर्थ हुआ आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में घूमना, इसका जीभ से क्या लेना देना? यही तो इसकी खूबसूरती है। यहाँ आकाश का मतलब बाहरी आसमान से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आंतरिक आकाश से है। मतलब हमारी चेतना की जो खाली जगह है वो। अच्छा। शारीरिक तौर पर खेचरी मुद्रा में जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर तालू के नरम हिस्से को पार करते हुए नाक के पीछे की खाली जगह में ले जाया जाता है। इसे टंग लॉक भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब योगी अपनी जीभ को इस आंतरिक आकाश में स्थापित कर लेता है तो माना जाता है कि उसकी चेतना भी बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर यात्रा करने लगती है। वाह, मतलब शरीर की एक क्रिया सीधे सीधे आपके ध्यान और चेतना की दिशा बदल रही है। हठयोग प्रदीपिका जैसे पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र तो मिलता ही होगा। बिल्कुल, उन ग्रंथों में इसे सबसे जरूरी मुद्राओं में से एक माना गया है। उनका कहना है कि यह प्रैक्टिस प्राण ऊर्जा के बहाव को नीचे जाने से रोककर ऊपर की ओर दिमाग की तरफ भेजती है। ओह, तो ऊर्जा का प्रवाह उल्टा कर देती है। हाँ, इससे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद मिलती है और आज्ञा चक्र यानी हमारी तीसरी आंख और सहस्रार चक्र, जो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में होता है, वो सक्रिय होते हैं। यह एक तरह से बाहरी दुनिया का दरवाजा बंद करके अंदर के ब्रह्मांड को खोलने की चाबी है। और यहीं से चीजें वाकई अविश्वसनीय होनी शुरू हो जाती हैं। स्रोतों में जो फायदे बताए गए हैं वो किसी सुपर हीरो की कहानी जैसे लगते हैं। पहला दावा ही देखिए, भूख प्यास नींद और आलस पर पूरी तरह काबू पा लेना। हाँ, और इसका सीधा संबंध एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से है, जिसे अमृत या अमरता का रस कहा जाता है। अमृत हमारे शरीर के अंदर। हाँ, योगिक शरीर रचना के अनुसार हमारे सिर के पिछले हिस्से में बिंदु चक्र नाम की एक जगह है जहाँ से लगातार एक रस टपकता रहता है। सोचिए, एक तरह का जीवन अमृत। एक मिनट, हमारे अंदर अमृत टपक रहा है? ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, लेकिन आमतौर पर ये रस नीचे जाकर पेट की पाचन अग्नि में जलकर खत्म हो जाता है और हमें इसका कभी पता ही नहीं चलता। अच्छा, खेचरी मुद्रा का पूरा आइडिया ही यही है कि जीभ से एक तरह का डैम या पुल बनाकर उस अमृत को गले में ही रोक लिया जाए और उसे वापस ऊपर दिमाग की तरफ भेज दिया जाए। बिल्कुल, सिद्धांत ये है कि अगर शरीर को पोषण का ये आंतरिक स्रोत मिल जाए तो उसे बाहरी भोजन पानी की जरूरत बहुत कम हो जाती है। तो प्रहलाद जानी का जो मशहूर केस है, जिन्होंने दशकों तक बिना खाए पिए रहने का दावा किया था, क्या उसका संबंध इसी थ्योरी से है? वैज्ञानिकों ने भी तो उन पर स्टडी की थी। हाँ बिल्कुल, प्रहलाद जानी का उदाहरण इसी दावे का सबसे एक्सट्रीम रूप है। उसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। 2003 और 2010 में जब उन पर अध्ययन हुए तो डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि बिना भोजन पानी के भी उनके शरीर के सारे फंक्शंस सामान्य थे। विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन यौगिक परंपरा इसे खेचरी जैसी मुद्राओं से मिली सिद्धि के तौर पर देखती है। बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक फायदा हुआ। स्रोत तो इससे भी आगे जाते हैं।
वो कहते हैं कि ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, यहाँ तक कि अमरता भी दिला सकती है। ये बात तो हजम करना और भी मुश्किल है। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि वे इसे आज के बायोलॉजिकल नजरिए से नहीं बल्कि ऊर्जा के नजरिए से देखते थे। अच्छा। उनके लिए उम्र बढ़ना प्राण या जीवन ऊर्जा का खत्म होना है। अच्छा। अगर आप किसी तरह उस ऊर्जा के क्षय को रोक दें, जैसा कि अमृत को बचाकर किया जाता है, तो सैद्धांतिक रूप से आप उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी रोक सकते हैं। ग्रंथों में यहाँ तक लिखा है कि योगी का शरीर कोमल और युवा बना रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती, यहाँ तक कि जहर भी उस पर असर नहीं करता। हाँ, ये सब दावे किए गए हैं। मतलब शरीर की केमिस्ट्री को ही बदल देना। ये सब सुनने के बाद एक ही सवाल मन में आता है, आखिर इसे किया कैसे जाता है? ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, करने में कितना मुश्किल होगा? यह एक बहुत लंबी और धैर्य वाली प्रक्रिया है। स्रोत साफ कहते हैं कि इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है। पहले योगी किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी जीभ को बस पीछे की ओर मोड़कर मुंह की छत यानी कठोर तालू को छूने की कोशिश करता है। अच्छा, मतलब बस जीभ को ऊपर की तरफ मोड़ना है शुरू में? हाँ, शुरुआती हफ्तों या महीनों तक बस इतना ही। इसे नभो मुद्रा भी कहते हैं। जब इसमें आसानी होने लगे तो जीभ को और पीछे ले जाकर नरम तालू को छूने का अभ्यास किया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे जीभ में लचीलापन बढ़ता है, उसे और पीछे गले में लटकने वाले छोटे से मांस के टुकड़े यानी यूवुला तक ले जाया जाता है। असली लक्ष्य तो उसे भी पार करके नाक के पीछे की गुफा में प्रवेश कराना है। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों या अक्सर सालों लग जाते हैं। सालों, सिर्फ जीभ को लचीला बनाने के लिए। लेकिन मैंने स्रोतों में एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावनी प्रथा के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें जीभ के नीचे की झिल्ली को काटने का जिक्र है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। और ये है भी। ये एक पारंपरिक लेकिन बेहद विवादास्पद और खतरनाक तरीका था, जिसे छेदन कहते थे। इसमें हर हफ्ते उस झिल्ली, जिसे फ्रेन्युलम कहते हैं, पर एक बाल बराबर चीरा लगाया जाता था और उस पर मक्खन या तेल लगाकर जीभ को खींचा जाता था ताकि वो लंबी हो जाए। हाँ, ये सुनने में ही भयानक लग रहा है। क्या आज के समय में कोई इसकी सलाह देता है? बिल्कुल नहीं। आज के दौर के सभी जिम्मेदार गुरु इस तरीके के सख्त खिलाफ हैं। ये बहुत जोखिम भरा है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है या जीभ को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। तो फिर इसका सुरक्षित तरीका क्या है? इसकी जगह अब तालव्य क्रिया जैसी सुरक्षित तकनीकें सिखाई जाती हैं। इसमें जीभ को खींचने, उसे बाहर निकालकर ठोड़ी से लगाने, नाक से लगाने और दाएं बाएं घुमाने जैसी एक्सरसाइज शामिल होती हैं। ये दूध दोहने जैसी एक प्रक्रिया है, जिससे धीरे धीरे बिना किसी नुकसान के जीभ की लंबाई और लचीलापन बढ़ाया जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसे किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए, अकेले बिल्कुल नहीं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्रोत बार बार एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन पर जोर देते हैं। ये कोई YouTube वीडियो देखकर सीखने वाली चीज नहीं है। सही बात है। ये एक एडवांस्ड प्रैक्टिस है। गलत तरीके से करने पर जीभ या गले में दर्द, चक्कर आना, नाक में जलन या कई और दिक्कतें हो सकती हैं। ये तपस्या जैसा है, जिसके लिए समर्पण और सही मार्गदर्शन दोनों चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्राचीन ग्रंथों और तकनीकों की बातें हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज के जमाने में हमारे और आपके जैसे आम लोग, क्या कोई ये सब कर रहा है? जब मैंने ऑनलाइन स्रोतों को खंगाला तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इस पर कितनी ज्यादा चर्चा हो रही है। लोगों के अनुभव बहुत अजीब हैं। हाँ, ऑनलाइन कम्युनिटीज में इस पर बहुत बात होती है और ये अनुभव हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कई लोगों ने लिखा है कि उन्हें खेचरी मुद्रा के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन गहरे ध्यान के दौरान उनकी जीभ अपने आप पीछे की ओर मुड़ने लगी। एक व्यक्ति ने लिखा, ऐसा लगा जैसे कोई ऊर्जा मेरी जीभ को पीछे की तरफ खींच रही है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प घटना है। योग में इस तरह की अपने आप होने वाली शारीरिक हरकतों को क्रिया कहा जाता है। इन्हें गहरे विश्राम के दौरान शरीर में रुकी हुई ऊर्जा के मुक्त होने का संकेत माना जाता है। अच्छा। जब आपका शरीर और दिमाग पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो प्राण ऊर्जा उन रास्तों को खुद ही खोलने लगती है जो बंद पड़े हैं। जीभ का अपने आप पीछे जाना एक ऐसी ही क्रिया हो सकती है। एक और अनुभव जो लगभग हर कोई बताता है वो है एक आंतरिक आवाज सुनना, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। लोग बताते हैं कि उन्हें एक बहुत ऊंची पिच वाली सीटी या भिनभिनाहट या कभी-कभी संगीत जैसी धुनें सुनाई देने लगती हैं। हाँ, ये नाद का अनुभव योग में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है।
इसका मतलब है कि आपकी चेतना बाहरी दुनिया के शोर से हटकर शरीर के अंदर की सूक्ष्म कंपनों पर टिकने लगी है। ये इस बात का संकेत है कि आपका ध्यान गहरा हो रहा है। और खेचरी मुद्रा इसमें मदद करती है? हाँ, क्योंकि ये बाहरी इंद्रियों से ध्यान हटाने का एक शक्तिशाली तरीका है। और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी तुरंत होता है। एक यूजर का अनुभव मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उसने लिखा, जैसे ही मैंने मुद्रा की, एक तत्काल मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। मेरी इच्छाएं, खासकर खाने पीने की, लगभग तुरंत ही बहुत कम हो गईं। एक और व्यक्ति कहता है कि ये मन को पत्थर की तरह स्थिर कर देता है। और अब हम आधुनिक विज्ञान के दायरे में आ रहे हैं। ये अनुभव एक जरूरी सवाल उठाते हैं, ऐसा होता क्यों है? तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो हमारे तालू और नाक के पीछे की गुहा में बहुत संवेदनशील नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये एक तरह का न्यूरल जंक्शन पॉइंट है। जब जीभ इस जगह को छूकर उत्तेजित करती है तो ये सीधे हमारे ब्रेन सर्किट को प्रभावित कर सकती है। अच्छा, मतलब ये दिमाग के तारों को सीधे छेड़ने जैसा है? हाँ, कुछ वैसा ही। ये वेगस नर्व को भी उत्तेजित कर सकता है, जो हमारे शरीर की रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। अरे हाँ, वेगस नर्व, ये वही है ना जिसे गहरी सांस लेने या चेहरे पर ठंडा पानी डालने से भी शांत किया जा सकता है? बिल्कुल सही। तो ये मुद्रा उसी सिस्टम को सीधे तौर पर हैक करने जैसा है। बिल्कुल, ये उसी नर्वस सिस्टम को बहुत ही गहरे और सीधे तरीके से प्रभावित करने का एक तरीका है, जिससे गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। और हमारे पास इसका एक आधुनिक प्रमाण भी है। श्री शैलेंद्र शर्मा, जो एक क्रियायोग गुरु हैं, उनका एक MRI स्कैन किया गया था जब वो समाधि की अवस्था में थे। मैंने उस स्कैन की तस्वीरें देखी हैं और वो वाकई चौंकाने वाली हैं। उस स्कैन में साफ तौर पर दिखता है कि उनकी जीभ नाक की गुहा में कितनी गहराई तक ऊपर गई हुई है। ये उन प्राचीन ग्रंथों में लिखे गए विवरणों को आज की तकनीक के जरिए सच साबित करता है। ये एक तरह से हजारों साल पुरानी योगिक विद्या और आज के आधुनिक विज्ञान के बीच एक पुल की तरह है। तो इन सब का क्या मतलब निकालें? खेचरी मुद्रा एक तरफ तो अमरता और अमृत जैसे रहस्यमयी वादों से घिरी है, और दूसरी तरफ इसके न्यूरोलॉजिकल प्रभाव भी साफ नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम से कहीं ज्यादा है। यह एक बहुत ही उन्नत और शक्तिशाली अभ्यास है, जो वाकई में रहस्य और विज्ञान दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। यह कोई 2 मिनट में करने वाली तकनीक नहीं, बल्कि एक लंबी और समर्पित साधना है। यह इस बात का प्रतीक है कि योगी अपने शरीर की बारीक से बारीक ऊर्जा को कंट्रोल करके अपनी चेतना को बदलना चाहते थे। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इन तकनीकों को कितने सम्मान और सावधानी से देखना चाहिए। बिल्कुल, इसका असली लक्ष्य कोई जादुई शक्तियां पाना नहीं, बल्कि खुद को जानना है, यानी आत्म साक्षात्कार। यहाँ मंजिल से ज्यादा यात्रा का महत्व है। अब विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि जीवन शक्ति यानी प्राण को भीतर की ओर मोड़ने से ये असाधारण अवस्थाएं मिलती हैं। अगर जीव की एक छोटी सी स्थिति हमारे मन और शरीर पर इतना गहरा असर डाल सकती है, तो हमारे शरीर के अंदर और कौन से ऐसे अनजाने और सूक्ष्म सिस्टम हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी सेहत और चेतना के विस्तार की खोज में पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं।